हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल बैंक। अगर हम अब कुछ ही दिनों पहले की बात देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर को हटा दिया। उनके पास केस ये थी कि उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया, जबकि उनके पास में अभी उनकी जॉब भी का टाइम भी ड्यूरेशन था और बहुत सारी चीज़ें थी, पर उनको फिर भी हटा दिया गया। ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट ने कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया है, पर उन्होंने तब भी ये ऐसा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसके पीछे कारण था कि डॉलर की जो वैल्यू थी वो गिरने लगी थी। उन्होंने कुछ जो पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो इसकी वजह से आगे चल के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ही हटा दिया। अब इससे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तरीके से खड़ा हो जाता है, क्या सेंटर जो बैंक है किसी भी देश का, उसकी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर वो सिंपली काम करे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। उसकी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप इसी के केस में अगर देखें तो यूरोप ने भी कई बार अपने जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनको हटा दिया है। ऐसा ही केस आपको तुर्की में भी देखने को मिल जाता है, जहां सेंट्रल बैंक के गवर्नर को कहीं ना कहीं हटना पड़ा गया था। अब दिक्कत यही आती है कि हम इस पोजीशन में जहां पूरे वर्ल्ड वाइड ये सब कुछ हो रहा है, इंडिया में इसका क्या रूप देख सकते हैं, इंडिया में भी इसके कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है और कैसे आज की हमारी गवर्नमेंट ये करंटली डील कर रही है। तो इसका हम कहीं ना कहीं एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं और इंडिया की पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल बैंक जो बैंक है किसी भी देश का, उसकी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी होती है, उसकी फ्रीडम होने से क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आज की चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ललित कुमार आपके साथ हूँ, पर हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, आपके लिए ये फ्री है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे के में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही कोई भी इलेक्शन आने चालू होते हैं, सपोज करो इलेक्शन चालू हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। इकोनॉमी बूस्ट होने का कहीं ना कहीं उसको वोट ज़्यादा मिलने का फ़ायदा होता है, पर इसके आगे के परिणाम जो होते हैं वो ये होते हैं कि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ना, वो सब कुछ वो मेजरली जो सेंट्रल बैंक है उसको झेलने पड़ते हैं। तो इसके अलावा वो सेंट्रल बैंक पास कर देता है कुल मिला के लोगों पे, क्योंकि वो खुद से तो कुछ होता नहीं है, जितना भी इफेक्ट होता है वो सारा का सारा लोगों पे ही आता है। तो कहीं ना कहीं उसका असर जो आ जाता है वो दोबारा से लौट फिर के फिर गवर्नमेंट बंदों के पास ही आता है, जो उस देश के एम्प्लॉय होते हैं। अगर सेंट्रल बैंक के पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो पैसे हैं वो नए पैसे प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट को मना कर सकें। वो चाहें या ना चाहें, पर गवर्नमेंट के वो नए पैसे प्रिंट करने से ये इंडिपेंडेंस उनके पास हमेशा होनी चाहिए कि वो नहीं, अगर पैसे प्रिंट नहीं करना चाहते, जिससे क्या पैसे प्रिंट करेंगे, नए पैसे प्रिंट करेंगे, तो और भी इन्फ्लेशन देश में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। आगे के रीजन में देखें तो दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल इंडिपेंडेंसी। इंस्ट्रूमेंटल इंडिपेंडेंसी मतलब गवर्नमेंट बस टारगेट सेलेक्ट करे कि हमें भाई जितना भी अगर कोई भी इन्फ्लेशन है हमें 4% रखना है, 5% रखना है, उसको बस वो सेट कर दे। बाकी काम कैसे करना है वो खाली सेंट्रल बैंक डिसाइड करे। आपको जैसे कोई उसमें ये नहीं होने चाहिए कि उसमें फिर बाद में वो दखलंदाजी करे। तो वो उनको अपनी तरह से अचीव करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए और वो खुद से ही उन्हें अचीव करने के चार्जेस देने चाहिए। एक और बड़ा रीज़न आता है फिजिकल डोमिनेंसी से आज़ादी चाहिए होती है। फिजिकल डोमिनेंसी से आज़ादी इसलिए चाहिए होती है कि अगर आपके पास में ट्रेजरी से पैसे सपोज करो ख़त्म हो रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक पैसे प्रिंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो ज़रूरत है, वो चाहे या ना चाहे, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए सेंट्रल बैंक के पास में कि वो पॉलिसी को कंट्रोल करें। उनकी ऐसा नहीं है कि जब वो बोलें कि पैसे अब प्रिंट कर दो तो प्रिंट करने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से काम करें। पैसे कब प्रिंट करना है, कितना पैसे प्रिंट करना है, तो वो अपने लोगों से हिसाब से काम करें। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट तब बोले उसके हिसाब से काम करें और वो सब कुछ दिक्कत में आ जाए। और मेजरली कुछ रीजन्स ये भी आते हैं कि जब सब कुछ गवर्नमेंट ठीक करके चल रही होती है तो बस वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को से ही सब कुछ चेक कर रही होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी इसके ही थ्रू बैठा जा सकता है। अगर आप देखो तो
2008 से पहले ये सब बैंक ज़्यादातर क्या किया था कि सबने मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और आने वाले टाइम में उनका विजन और गोल भी क्लियर हो रहे थे, पर वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करना भूल गए और एक ये भी भूल गए कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो आ सकता है, उसकी वजह से स्लो डाउन को वो ट्रिगर करना ही भूल गए। अब स्लो डाउन जब ट्रिगर करना भूल गए तो बहुत बड़ा लॉस 2008 के स्लो डाउन में आया था। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारा टर्की भी एग्जांपल है, और चाइना ने इस बीच में बहुत बड़ी कामयाबी सक्सेस का भी बहुत बड़ा एग्जांपल चाइना मिलता है। तो उनका यही रीज़न था कि उन्होंने जब टाइम आया था उन्होंने उसको ट्रिगर किया। आपको एक बार स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखनी होगी और सेंट्रल बैंक को खाली जो देश की इंस्ट्रूमेंटल पावर है वो एक चीज़ से, पॉलिसी से, मॉनिटरिंग पॉलिसी से कवर नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ें से वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सबका भी मेजरली मॉनिटरिंग करना होता है। इसमें एक रीज़न ये बहुत बड़ा आ जाता है कि सेंट्रल बैंक खाली पैसे दे सकता है, सब चीज़ कम कर पैसे दे सकता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अपने जो रेट्स हैं वो घटा बढ़ा सकता है, बट गवर्नमेंट का काम भी ये हो जाता है, नेसेसरी यहाँ हो जाता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं दे सकता, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बुला सकता, इंडस्ट्री से काम नहीं करा सकता। ये सारे सेटअप करना कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो जाता है कि वो वहाँ पे नए नए फर्म्स को एस्टेब्लिश करे, नई नई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करे, जिससे और ग्रोथ आए और सारी चीज़ें आए। अगर सपोज करो इंडस्ट्री कोई ग्रोथ नहीं हो रही और डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मॉनिटरिंग पॉलिसी कुछ नहीं कर पाएगी, वो वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसी वजह से दोनों का यहाँ पे काम कम्बिनेशन में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट ही ना रहें और दोनों अपने अपने लेवल पे काम करें अच्छे से। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती चली गई तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आएगा। डिमांड बढ़ती चलेगी, सप्लाई इतनी है नहीं, तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन बढ़नी चालू हो जाती है, वहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़नी चालू हो जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम इंडिया को कहीं ट्रिगर करने की कोशिश करें तो इंडिया इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलता है। यहाँ पे आरबीआई को इतना फ्रीडम भी नहीं दे रखा है और इतना कंट्रोल भी नहीं किया है कि बीच बीच में एकदम से किसी भी गवर्नर को हटाया जाए। वैसे 5-10 वर्ष के बाद देखें तो 4 आरबीआई गवर्नर आ चुके हैं, पर वो अपना टर्नओवर पूरा ही करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में से ठाके किसी को पटक दिया होगा कहीं भी आपने अभी आपको पूरा नहीं करना है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रहे, तो वो अलग, ऐसा नहीं किसी भी गवर्नमेंट ने किया है और यहाँ पे अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर इंडिपेंडेंसी की बात देखें तो आरबीआई अपने जो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट है वो अपने हिसाब से डिसीजन भी ले रहा है और काम भी कर रहा है, पर कहीं ना कहीं दोनों का बॉन्डिंग की अभी तक की इंडिया में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, पर आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।